जय हिंद प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू लाइट इंस्टीट्यूट के प्रयास चैनल पे। आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए अपने फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 22 का केमिस्ट्री के पार्ट का डिस्कशन। फर्स्ट 23 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 68 तक मैं आपको डिस्कस करूंगा। हमारे डॉक्टर SP सिंह सर के इस मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए क्या कह रहा है। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ विच कंपाउंड प्रोड्यूस वाइड प्रेसिपिटेट इन टॉलेंस रीजन। तो अब देखिए हमको यहाँ पे पहले इन जो ये सब्सटेंस हैं इनको हमें हाइड्रोलाइज करना। अच्छा, कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस पहले करनी होगी। तो कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस में आपने पढ़ा है 3 तरह की हाइड्रोलिसिस होती है और 3 तरह के कार्बाइड माने जाते हैं। एक होता है मेथेनाइड कार्बाइड जो हाइड्रोलिसिस यानी वाटर के साथ रिएक्शन करके मीथेन बनाते हैं, जैसे ये बेरिलियम कार्बाइड है। अब ये आपका जो बेरिलियम कार्बाइड है, ये आपका बेरिलियम कार्बाइड जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो वाटर से रिएक्शन करके आपको यहां पर मिल जाएगा मीथेन मिल जाएगा। अब जो मीथेन है वो आगे टॉलेंस रीजेंट यानी कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन नहीं करता, इसलिए। और सिलिकॉन कार्बाइड की रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोलिसिस संभव नहीं है। ये बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे भी इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो इस तरह का हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब मैग्नीशियम कार्बाइड जो होता है उसे हम लोग एलिलाइड कार्बाइड बोलते हैं। ये एलिलाइड कार्बाइड प्रोपाइन बना के हमको देता है। तो अब जब हम लोग ने इसकी रिएक्शन वाटर से की मैग्नीशियम कार्बाइड की, तो मैग्नीशियम कार्बाइड की वाटर से रिएक्शन करके हमको प्रोपाइन मिल गया। और प्रोपाइन एक टर्मिनल एल्काइन है जो कि हमारा जब हम लोग इसकी रिएक्शन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से करेंगे NH4OH प्लस AgNO3, जिसको कि हम लोग टॉलेंस रीजन भी कहते हैं, तो हमको यहाँ पे सिल्वर प्रोपालाइड का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CAG। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट हमको मिल जाएगा और इस तरीके से टॉलेंट टेस्ट ये पास कर लेगा। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन जो होना चाहिए वो 3rd होना चाहिए। और जो एल्युमिनियम कार्बाइड है, अगर आप एल्युमिनियम कार्बाइड की भी वाटर से रिएक्शन करेंगे तो एल्युमिनियम कार्बाइड की वाटर से रिएक्शन होने पे मीथेन मिलेगा। अब अगर आप यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते कैल्शियम कार्बाइड की CaC2 की, CaC2 यहाँ दिया नहीं है, अगर आप CaC2 MgC2 तो उससे हमको एसिटिलीन मिलता, तो वो एसिटिलीन भी हमारा यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट दे सकता था, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट दे सकता था। तो एसिटिलाइड, एलिलाइड और आपका मेथेनाइड, ये 3 तरह के कार्बाइड फेमस आपने पढ़े हुए हैं। तो हमारा यहाँ पे 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। अब 47 क्वेश्चन में मुझे कह रहा हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय अ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। द रिजल्टिंग emission spectrum consists of maximum 15 different lines. What is the wavelength of lambda? अब इसमें हो क्या रहा है कि फर्स्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन था उसने एनर्जी गेन की और गेन करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। मान लीजिए सेकेंड शेल में चला गया, 3rd में चला गया, 4th में चला गया, किसी भी शेल में गया और वहां से जब वो वापस आता है तो फिर वो इमिशन स्पेक्ट्रम में पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस देता, और वो स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी दे रहा, 15 दे रहा। अब अभी तक आज तक हम लोग क्या करते थे, आज तक तो हमें ऐसे कहता था कि 5th शेल से फर्स्ट शेल में आ रहा है तो हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर देयर, 4th शेल से सेकेंड शेल में आ रहा है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करो। अब थोड़ा सा उल्टा मामला हो गया, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दे रहा है और हमें पता करना कि कहां से ये आ रहा है ग्राउंड स्टेट में। तो अब देखिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए हम लोग यहाँ पे n-1/2 एक फॉर्मूला लगा देंगे।
अब इसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हमको दी गई है 15। ये n है जहां से ये फर्स्ट शेल में मूव कर रहा, तो n 15 n माइनस 1 अपॉन 2, तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 30, 15 इंटू 2। अब यहां इमेजिन करो, अगर ये 1 होता, 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 में तो आ ही रहा है। अगर ये 2 होता तो 2 माइनस 1 यानी 1 इंटू 2, 2 स्पेक्ट्रल लाइन आती। 3 होता, 4 होता, ऐसे एक एक करके आप देखिए किस में 30 आता है। मान लीजिए 6 होता, तो अब हम लोग यहां पर इमेजिन कर लिया कि ये 6 है, तो 6 माइनस 1 5, और ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इक्वल टू 30। इसका सेंस हुआ कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया था वो 6th शेल में गया था। फर्स्ट शेल से 6th शेल का मूवमेंट हुआ लाइमन सीरीज का। तो लाइमन सीरीज का अगर अब हम लोग को निकालना है लेमडा, तो हमारे पास आएगा 1/λ, हमने पढ़ा हुआ है r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर अपॉन 1/n2 स्क्वायर। एक तो रास्ता ये है सीधा सीधा, आप 1/λ अगर आपको ये पता 109,677 सेंटीमीटर के टर्म्स में निकाल लीजिए, और हाइड्रोजन के लिए तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, और 1 1 का स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर। तो इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा 1/λ इक्वल टू 109,677, या हम लोग सिंपली इसको कर सकते हैं 1.10 टू द पावर 7। तो यहाँ पे 1.10 टू द पावर 5 पहले सेंटीमीटर इनवर्स कर लीजिए, और फिर अगर मीटर में जाना हो तो आप 10 टू द पावर 7 में भी जा सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस हमको मिल जाएगा 1, सो मिल जाएगा अब हमको 109,677 इंटू 35/36। इससे पहले आप लेमडा निकाल लीजिए सेंटीमीटर में, और फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आप 10 टू द पावर 8। 1 सेंटीमीटर में हम लोग 10 टू द पावर 8 एंगस्ट्रॉम कर देंगे, और फिर हम लोग 10 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको देखिएगा 937.3 एंगस्ट्रॉम वैल्यू मैच कर जाएगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये भी है, कुछ बच्चे ये इसको एनर्जी के टर्म्स में करना चाहेंगे, तो एनर्जी के टर्म्स में करने के लिए आप यहां पर ऐसे भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा ई इक्वल टू 13.6 और 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर। अब ये आपका निकलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकल जाएगी तो फिर आप लगा दीजिएगा लेमडा इक्वल टू 12375 अपॉन ई, और ये वाला वैल्यू यहां पेस्ट कर दीजिएगा, आपका सीधा सीधा एंगस्ट्रॉम में लेमडा निकल आएगा। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, सॉल्व करिएगा, आंसर फर्स्ट आएगा। चाहे आप इस मेथड से चले जाइए और चाहे आप इस मेथड से चले जाइए, फर्स्ट आपका ऑप्शन मैच करेगा वेवलेंथ का। ये हम लोग को प्रोसेस यहां पे यूज करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। among the following the strongest base is। अब मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है, और फर्स्ट ऑप्शन है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनलीन। बना लेते हैं भाई, तभी हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। ये हम लोग ने लिया है, ये एनलीन है, और इसमें हम लोग 2 पे 4 पे और 6 पे नाइट्रो ग्रुप लेके जा रहे हैं। अब देखिए ये नाइट्रो ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है,
तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से ये n पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेंगे, तो जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। फिर हमारे पास है 2,4 ट्राइनाइट्रो बना लिया, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, और NN डाइमेथिलेनिलीन। अच्छा भैया यहां तो SIR इफेक्ट लगने लगा, CH3 बल्कि ग्रुप आ गए, यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होना चाहिए। एनलीन अपना नॉर्मल है, और इसके बाद NN डाइमेथिलेनिलीन। अब इसके बाद हमारे पास आया है NN डाइमेथिलेनिलीन, NN डाइमेथिलेनिलीन। ये देखिए 4 हैं हमारे पास, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, ये है नंबर 4। अब इसमें देखिए सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि ये नाइट्रो ग्रुप है, ये तो बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत डिक्रीज कर रहा है। ये नाइट्रो ग्रुप यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा, 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ये CH3 का बल्कि ग्रुप होने की वजह से और ये NO2 ग्रुप होने की वजह से यहां पर स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट लग जाएगा। और ये स्टेरिक इनहिबिटिंग रेजोनेंस इफेक्ट क्या है? ये जो NO2 है इस CH3 को रिपेल करेगा, तो जिससे ये N आपका ऐसे प्लेन में टेढ़ा हो जाएगा। और जब ये सेम प्लेन पे नहीं रहेगा बेटा, तो ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के साथ इसका रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। तो इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो यहां पे डीलोकलाइज हो रहा था रिंग के अंदर, जिससे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ घट रही थी, वो बल्कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी स्टेरिक रेजोनेंस इफेक्ट लगने की वजह से। तो जब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो घट रही थी, अब वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो ये बिल्कुल एलिफेटिक अमीन की तरीके एज ए स्ट्रांग बेस काम करने लगेगा। इसलिए सबसे स्ट्रांग बेस यही होगा ड्यू टू SIR इफेक्ट या ड्यू टू चेंज ऑफ प्लेन ऑफ N ग्रुप। और बाकी इसमें आपका 2+I है तो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, 2+I ग्रुप है इंक्रीज होगा, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है। उसमें NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए ये सबसे कम हो जाएगा, और सबसे कम हो जाएगा फर्स्ट, उससे ज्यादा हो जाएगा थर्ड से ज्यादा हो जाएगा फोर्थ, और सबसे ज्यादा हो जाएगा सेकंड। इस तरीके से जो मेरा सही ऑप्शन 48 का होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा बेसिक स्ट्रेंथ में। ये हमारा ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का होगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, इससे बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएंगे। इसमें डीलोकलाइजेशन नॉर्मल है, इसमें डीलोकलाइजेशन होने के साथ साथ +I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और इसमें तो SIR इफेक्ट है, और बराबर ये यहां पर डीलोकलाइज भी नहीं होगा, और 2 मेथाइल का +I ग्रुप, इसको +I इफेक्ट मिलेगा ही, इसलिए 48 का सेकंड हो जाएगा। Which of the following region may be identify ग्लूकोज? ग्लूकोज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिए न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन हमारा काम आता है फिनॉल को आइडेंटिफाई करने में, वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन आ जाएगा। और ग्लूकोज में हमको आइडेंटिफाई करना एल्डिहाइड ग्रुप को। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से हम ग्लूकोज के एल्डिहाइड ग्रुप को टॉलरेंस रीजन टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। CH-Cl3 और KOH कार्बिल एमीन रिएक्शन में प्राइमरी एमीन को आइडेंटिफाई करने काम में आता है, ये ग्लूकोज को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। जो सोडियम बाइसल्फाइड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन में काम में आता है, लेकिन ग्लूकोज का जो 5 कार्बन का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसको NaHSO3 तोड़ नहीं पाता, हेमी एसिटिल रिंग को। इस वजह से ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इवन इसके पास हम लोग कहते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो भी, क्योंकि ग्लूकोज में नॉर्मली
एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होता, हेमी एसिडल रिंग में इन्वॉल्व होता है। इस वजह से इस यहाँ पे सबसे जो बेस्ट चॉइस होगी वो सेकेंड होगी, टॉलेंस रीजेंट टेस्ट, ग्लूकोज के एल्डिहाइड। और ये टॉलेंस रीजेंट जो हमारा रिंग स्ट्रक्चर होता है हेमी एसिडल रिंग, उसको ब्रेक कर देता और CHO ग्रुप को फ्री कर लेता, उसके बाद रिएक्शन दिखाता। 49 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 50। इक्विवेलेंट वेट हमको निकालना है क्यूप्रस सल्फाइड का, Cu2S का, इन दिस रिएक्शन। तो हम लोग चलिए करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर देखिए +1 आएगी, क्योंकि ये क्यूप्रस सल्फाइड है। अब क्यूप्रस सल्फाइड अगर आयनाइज होगा तो सल्फर के नीचे 1 लिखा है जो कॉपर के ऊपर आएगा, और कॉपर के नीचे 2 लिखा है जो सल्फर के ऊपर आएगा। इस तरह से सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और कॉपर के ऊपर +1 है, और यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। इसका सेंस है कि ये हो रहा है ऑक्सीडाइज। एक कॉपर एक ऑक्सीडेशन नंबर का चेन दिखा रहा है, तो 2 कॉपर 2 ऑक्सीडेशन नंबर का चेन दिखाएगा, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। और ये S का -2 है, यहां पर S की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और -2 से +4 जाने में 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। -2 से 1 इलेक्ट्रॉन गया, -1 हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 0 हुआ, ऐसे करते करते 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो 1 मॉलिक्यूल Cu2S से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारा 8 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। और जो 1 मॉलिक्यूल किसी रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है उसको हम लोग n फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे n फैक्टर Cu2S का 8 आएगा। जब n फैक्टर Cu2S का 8 आ जाएगा तो इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकाला जाता है? इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर। मोलर मास भाई साहब यहाँ पे m के ही फॉर्म में लिया गया है, और n फैक्टर जैसे भी बताया टोटल लॉस्ट इलेक्ट्रॉन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cu2S इज 8। सो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास m/8 आएगा जो थर्ड ऑप्शन में दिया गया। तो 50 का जो सही ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, मैच करिएगा। और 49 का हम लोग ने क्या किया था? 49 का हम लोग ने किया था सेकेंड ऑप्शन, और 50 का हम लोग ने कर लिया है थर्ड ऑप्शन। अब 51 के ऑप्शन में चलेंगे। 51 देखिए एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इसमें हमको ओजोनोलिसिस करनी है, और ओजोनोलिसिस एल्कीन दी हुई है और उससे हमें प्रोडक्ट निकालना। तो वैसे तो टाइम टेकिंग है, लेकिन हम लोग इसको ट्रिक की माध्यम से करेंगे। तो देखिए जैसे पहला कंपाउंड मुझे दिखाई दे रहा है वो कंपाउंड ये है, मैं यहां पे बना लेता हूं और फिर मैच करूंगा। ये कंपाउंड है, अब ये कंपाउंड है। तो अब देखो जब आप ओजोनोलिसिस करते हो तो उसकी ट्रिक आपको पता है ओजोनोलिसिस की, कि हम लोग ये यहां से जो डबल बॉन्ड होगा ये ब्रेक कर देंगे और दोनों को ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे देंगे, इसको भी ब्रेक कर देंगे और ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे देंगे। इस तरीके से क्या होगा कि ये वाला जो मेरा C है इस पे ये एक डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अब क्योंकि इसको लीनियर करना है तो हम लोग पूरा ओपन कर लेंगे। यहां पर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और H आ जाएगा। ये वाला कार्बन देखिए हम लोग ने सॉल्व कर लिया। इसके बाद ये वाला कार्बन ये आ गया, फिर ये वाला कार्बन ये आ गया, फिर ये वाला कार्बन ये आ गया, और इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड O है। और अब ये वाला कार्बन ये आ गया, ये वाला कार्बन ये आ गया, और इस पे एक मिथाइल ग्रुप ये है, और फिर हम लोग ने ये मिथाइल ग्रुप को भी कर लिया। अब इस वाले कार्बन को यहां पर ले आए हैं और ये वाले कार्बन को अब यहां पर ले आए हैं, और इस पे डबल बॉन्ड O हमें ओपन करना है। अब बच्चा ये वाला कार्बन बचा हमारा, तो
अब इस पे यहां पर एक ये C डबल बॉन्ड O बच जाएगा और ये H होगा। अब अगर इस स्ट्रक्चर को ढूंढो तो हमें स्ट्रक्चर मिल रहा है थर्ड वाला स्ट्रक्चर मिल रहा है। देखो ये हमारा H है, ये H है, ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर 1 2 कार्बन आए, 1 2 तीसरे पे ये आ गया, फिर ये बीच में आ गया C डबल बॉन्ड O, ये मैच कर रहा है। तो A का हमारा थर्ड मैच कर रहा है। तो A में ये देखो फर्स्ट तो हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता। अब हम अगर B का पहचान ले तो हमारा केस सॉल्व हो जाएगा। तो B का पहचानने के लिए अब इसमें देखो एक कॉन्सेप्ट ये भी है हमारे पास कि जब डबल बॉन्ड टूटता है तो उस पे CO आता है। तो जो दो कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं उनके बीच में कितने कार्बन है, इससे हम लोग जल्दी से आइडिया लगा सकते हैं बिना बनाए। तो देखो यहां पर ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4, यानी जब ये ब्रेक होगा तो C डबल बॉन्ड O के बीच में 4 हमारे कम से कम कार्बन आने चाहिए। तो अब C डबल बॉन्ड O के बीच में 4 कार्बन हमारे पास, ये C डबल बॉन्ड O के बीच में 4 कार्बन है, और इसके बाद ये वाले दो डबल बॉन्ड O के बीच में 2 कार्बन है। तो 2 डबल बॉन्ड O के बीच में 2 कार्बन है, और ये वाले के बीच में 1 2 3, और इस पे CH3 ग्रुप भी है, यानी कि 1 कार्बन ये बीच में, ये 1 कार्बन है। तो मुझे लग रहा है कि B का अगर हम लोग बनाएंगे तो 4th मैच होगा। तो B का 4th मैच होगा। इस तरीके से सेकंड ऑप्शन सही होगा। आप चाहें तो एक एक ओपन करके भी बना सकते हैं। मैंने जो आपको ट्रिक बताई है वो ये कि आप ये जैसे ये डबल बॉन्ड तोड़ रहे थे, तो डबल बॉन्ड तोड़ने पे आपको 4 CO मिलेंगे। 2 डबल बॉन्ड आप तोड़ रहे हैं, उन चारों CO के बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं, और जो स्ट्रक्चर आपको बना आप उन सारे CO के बीच के कार्बन देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा। जैसे इस वाले में हमने देखा था कि यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पे C डबल बॉन्ड O के बीच में 2 कार्बन आ रहे थे। तो अब देखिए ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O के बीच में 2 कार्बन आ रहे थे। तो पहली हमको सक्सेस मिला यहाँ पे। फिर हमने देखा कि ये C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O एक बिल्कुल साथ में थे। तो यहां पर देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O साथ में थे। अब इस C डबल बॉन्ड O, इस C डबल बॉन्ड O में 1 2 3 कार्बन थे और बीच वाले में C था। तो 1 2 3 था और बीच वाले में C था। तो इससे हम लोग ऐसे करके आइडिया लगा सकते हैं। 51 के सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। 52 असेंडिंग ऑर्डर और रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस यानी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस इनकी करनी है, यानी कि हम लोग यहाँ पर KOH एक्वस ले लें या फिर एसिडिक वाटर ले लें, वो हाइड्रोलिसिस हमें करनी है। तो हाइड्रोलिसिस यहाँ पे भैया होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम लोग ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसको मान लें, क्योंकि यहां पर जितने भी हमको दिख रहे हैं ये ब्रोमो डेरिवेटिव, वो ब्रोमो डेरिवेटिव 2 डिग्री 3 डिग्री वाले या बेंजिल वाले दिख रहे हैं। तो ये SN1 मैकेनिज्म यहां पर लगेगी। तो जब SN1 मैकेनिज्म लगेगी ब्रोमो हटेगा, OH आएगा हाइड्रोलिसिस या सॉल्वोलिसिस में। तो देखिए अब अगर हम लोग यहां पर C का प्लस बनाते हैं, C का प्लस बनाते तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यानी ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा, फास्ट हाइड्रोलिसिस होगी। इसमें देखिए हम लोग बनाते हैं अगर, तो ये सर यहाँ पे बेंजिल कार्बोकैटायन बन जाएगा, यहां से भी बेंजिल बन जाएगा। तो ये बेंजिल को हम लोग मानेंगे कि 3 डिग्री से थोड़ा ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। इसमें हमारे को मिलेगा 2 बार स्टेबिलिटी, 2 बार रेजोनेंस लग रहा है। यहां रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है, यहां पर अल्फा H की स्टेबिलिटी है, यहां पर भी रेजोनेंस 2 बार है, स्टेबिलिटी है, और इसमें सर हमारा अल्फा H की स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन की। 2 डिग्री कार्बोकैटायन है वैसे भी, तो इसके पास 4 अल्फा H की कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी मिलेगी।
और इसके पास 2 2 4 और 3 7 अल्फा एच की स्टेबिलिटी मिलेगी। तो भाई सबसे ज्यादा तो सी दिख रहा है, सी 2 जगह है, और सी के बाद कौन आएगा, बी। तो सी के बाद यहां बी आ रहा, और बी के बाद आएगा ए, और ए के बाद सबसे लास्ट में आएगा डी, सबसे लास्ट में डी। तो इसलिए मुझे 52 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाना चाहिए। तो मैं 52 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाऊंगा। यहां पर 2 बार रेजोनेंस है कार्बोकेटाइन का, 2 रिंग है तो मोस्ट स्टेबल हो गया। यहां पर एक बार यहां पर स्टेबलाइजेशन हो रहा है रेजोनेंस से, रेजोनेंस की स्टेबलाइजेशन को अल्फा एच पर ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहां पे कार्बोकेटाइन 7 अल्फा एच से स्टेबलाइज हो रहा है, यहां पे जो हमारा अल्फा एच है वो हमारा 3 और 1 4 अल्फा एच से स्टेबलाइज हो रहा। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। 2 स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। हम लोग जनरल बात जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इनके वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, और वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ मोलर मास पे डिपेंड करती है। तो कार्बन नंबर बढ़ेगा तो मोलर मास बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, ये स्टेटमेंट सही हो गया। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स आर हायर इन कंपेरिजन टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड सच एज ईथर एंड हेलोएल्केन। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फिनॉल और ईथर हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बाकी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सिंपली वंडर वाल फोर्स होता है, बट इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अगर सिमिलर मोलर मास वाले, कंपेरेबल मोलर मास वाले हाइड्रोकार्बन या ईथर को कंपेयर करेंगे एल्कोहल और फिनॉल से, तो एल्कोहल फिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा। सो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही, स्टेटमेंट सेकंड भी सही। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो आएगा फोर्थ। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। तो मैं जाऊंगा 53 में फोर्थ के साथ। फिर से 2 स्टेटमेंट आ गए। फॉर अ गिवन शेल द टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय n स्क्वायर। ये भी सही है। किसी शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर होती है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर होती है। ये स्टेटमेंट सही है। फॉर एनी सबशेल द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इज गिवन बाय -L2 + L इंक्लूडिंग 0। तो हमें मालूम है कि ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कौन सी क्वांटम नंबर शो करती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सिंबल क्या होता है, m होता है। डिपेंड किस पे करती है, L पे। वैल्यूज कहां से कहां तक चेंज होती है, -L2 + L। तो किसी सबशेल यानी कि L के लिए स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल यानी m की वैल्यू -L से +L होगी। दोनों सही। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। जब भी कभी हम लोग को यहां पे क्या बताना, इनकरेक्ट बताना, इनकरेक्ट। तो चलिए चेक करते हैं। अगर डेल्टा H पॉजिटिव हो और डेल्टा H निगेटिव हो, डेल्टा S, ये डेल्टा S वहां कहां पहुंच गया, ये डेल्टा S होगा। डेल्टा H ये हो जाएगा और डेल्टा S ये हो जाएगा। डेल्टा H पॉजिटिव और डेल्टा S निगेटिव हो तो हर टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस, और यहां पे लिखा हुआ है नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी ये सही है। लेकिन मुझे सही नहीं, मुझे गलत चाहिए। अगर डेल्टा H और डेल्टा S का साइन सेम हो
डेल्टा एच बी प्लस, डेल्टा एस बी प्लस। तो हम लोग ये देखते हैं कि डेल्टा एच का साइन प्लस है यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो हाई टेम्परेचर पर होगी स्पॉन्टेनियस। और यहाँ पे बता रहा है लो टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर देखना है, यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी देखनी है। तो लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनिटी दिखा रहा है, गलत। यहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर होता तो ये सही हो सकता था। अगर दोनों के साइन सेम है, डेल्टा एच और डेल्टा एस के, और साइन नेगेटिव है, तो डेल्टा एच नेगेटिव मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगी, लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस, गलत हो गया। यहाँ पर अगर स्पॉन्टेनियस होता तो सही हो जाता, यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस होता तो सही हो जाता। अगर डेल्टा एच माइनस है और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो हर टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, सही हो गया। तो गलत कौन है, बी और सी, इसलिए ऑप्शन कौन सा हम लोग टिक करेंगे, थर्ड। ऑप्शन थर्ड सही होगा। ये देखिए हमको कुछ हाफ सेल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं और हमसे पूछ रहा है कि किसकी डेल्टा जी नॉट मोस्ट निगेटिव होगी। डेल्टा जी नॉट बच्चा उसी की मोस्ट निगेटिव होगी जिसका डेल्टा ई वैल्यू, जिसका ई नॉट वैल्यू मोस्ट पॉजिटिव होगा। बिकॉज हम लोग जानते हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। जितना ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा डेल्टा जी नॉट उतना ज्यादा निगेटिव आएगा। तो अब ये कैसे होगा, देखो Zn से Zn2 प्लस यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे Zn2 प्लस से Zn आ रहा था माइनस 0.76 था, यहाँ से मुझे मिलेगा प्लस 0.76। और Ag प्लस से Ag बन रहा है, तो Ag प्लस से Ag मिल रहा है प्लस 0.80, मुझे तो यही सबसे ज़्यादा लग रहा है। तो ये आ जाएगा 1.56 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा प्लस का है। बाकी और लोगों को देख लेते हैं। यहाँ Zn से Zn2 प्लस फिर 0.76 आएगा और Mg2 प्लस से Mg माइनस 2.37 आएगा। तो ये तो इसका ई नॉट आप सॉल्व कर लीजिएगा, निगेटिव आएगा, देखने में पता चल रहा। Ag से Ag प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 0.80 और Mg2 प्लस से Mg, भाई ये Ag प्लस Ag प्लस था तो Ag से Ag प्लस गया तो माइनस हो गया, और Mg2 प्लस से माइनस 2.37, ये भी निगेटिव आ रहा है, इसका ई नॉट भी निगेटिव आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। Cu से Cu2 प्लस, Cu2 प्लस से Cu प्लस है तो Cu से Cu2 प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 0.34, और Ag प्लस से Ag प्लस 0.80, इसका पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा, प्लस 0.46, प्लस 0.46 आ जाएगा, प्लस 0.46, ये प्लस 1.56 है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन का डेल्टा जी नॉट मोस्ट निगेटिव होगा, क्योंकि इससे बनने वाले सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मोस्ट पॉजिटिव होगा। अच्छा, मैच करना है। मॉलिक्यूल ओबेइंग ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट किसका पूरा है, NO का पूरा नहीं है, BCl3 का पूरा नहीं है, सेक्सटेट है, और H2SO4 में हाइपर जो है ऑक्टेट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, PCl5, CCl4Cl2, तो A के साथ फोर्थ मैच हो गया, A के साथ मैच हो गया फोर्थ। मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, BCl3 AlCl3 का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, अब इनका ऑक्टेट सुपर ऑक्टेट में जा रहा है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो नहीं कहेंगे, तो बी का सेकंड हो गया। मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट विद ऑड इलेक्ट्रॉन, NO और NO2 में ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूल विद एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट या सुपर ऑक्टेट, हाइपर वैलेंट कंपाउंड, H2SO4 है, PCl5 है, तो डी का थर्ड हो जाएगा। अब मैच करिए, ए का 4 फर्स्ट एंड थर्ड में है, बी का सेकेंड फर्स्ट में है, तो 57 का फर्स्ट हो जाएगा। बाकी सब मिला लीजिए कि सी का मैच हो रहा है कि नहीं, सी का फर्स्ट मैच हो रहा है, डी का थर्ड मैच हो रहा है,
57 का फर्स्ट। What amount of bromine will be required to convert 2 ग्राम of phenol? फिनॉल की रिएक्शन करिए, फिनॉल की रिएक्शन की ब्रोमीन से, और मुझे मिल गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। यहां पे ब्रोमो आ गया, यहां पे ब्रोमो आ गया, यहां पे ब्रोमो आ गया, यहां पे OH आ गया, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। अब जब 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल हमने बनाना था तो हमको 3 ब्रोमीन खर्च करने होंगे, 3 ब्रोमीन, क्योंकि इधर से जो H निकले होंगे उनसे 3HBr मिल जाएगा। अब हमको कह रहा है कि अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड। अच्छा, इसका W निकालना है। 2 ग्राम्स ऑफ फिनॉल, इसका 2 ग्राम्स दिया, तो सबसे पहले तो फिनॉल का मोलर मास निकाल लो। तो मोलर मास ऑफ C6H5OH, तो कार्बन के 6 यानी 12 6 72, और H के भी 6 ले लो, तो 72 और 6 78, और ऑक्सीजन का 16 ले लो, तो 78 और 88, और ये 94 आ जाएगा, 94। (72) 78 और 78 और 16 आपको ऐड करना है, तो 84 और 94, ठीक है। और इसके बाद हम लोग को करना है ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का 80 होता है, तो Br2 का मोलर मास हो जाएगा 160। अब हम लोग यहां पर 1 मोल फिनॉल के साथ 3 मोल ब्रोमीन जा रहे थे, तो 94 ग्राम फिनॉल के लिए रिक्वायरमेंट होती है 3 × 160 ग्राम ऑफ Br2 की। तो मुझे कितने ग्राम से चाहिए? मुझे चाहिए 2 ग्राम से। तो 2 ग्राम फिनॉल के लिए कितने Br2 की नीड होगी? 3 × 160 अपॉन 94 × 2। तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा, ये 6 हो गया, 16 6 960, 960 अपॉन 94, तो ये वही हमको लगता है 10 से समथिंग ऊपर आएगा, 10.22, तो फर्स्ट आ जाएगा। 58 का चेक करिएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका आ रहा है कि नहीं। 59, मैच द फॉलोइंग। स्वार्ट्स रिएक्शन फ्लोरोएल्केन बनाने के काम में आती है। यहां कहां पे फ्लोराइड दिया है? एथिल फ्लोराइड, तो 4th हो जाएगा। फेंकलस्टीन रिएक्शन आइडोएल्केन बनाने के काम में आती है, एथिल आयोडाइड, 2nd हो जाएगा। अब इससे पहले आइडिया लगाइए, A का 4 और D का 2nd, A का 4 D का 2nd, दोनों 2nd और 3rd की पॉसिबिलिटी है, इनकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब 2nd और 3rd में क्या पॉसिबल होगा, ये कैसे पता करेंगे? तो सैंड मेयर रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन में आप लोग जानते हो कि एक हमको लेना होता है एरिल हैलाइड और एक लेना होता है एल्किल हैलाइड, तो मुझे एल्किल बेंजीन मिलेगा। तो एल्किल बेंजीन कौन दे रहा है? एथिल फ्लोराइड हो गया, एथिल आयोडाइड हो गया, और ये एथिल बेंजीन यहां से फर्स्ट वाला मिस हो गया, ये यहां पे दिया एथिल बेंजीन। तो इसका मीन्स अब वुड्स फिटिंग में C का फर्स्ट मैच होगा, तो C का फर्स्ट 3rd में मैच हो रहा है, और D का 2nd। सैंड मेयर से साइनो बेंजीन बना सकते हो, क्लोरो बेंजीन बना सकते हो, ब्रोमो बेंजीन बना सकते हो। तो कौन सा मेरा सही हो गया? A का 4, C का फर्स्ट
और डी का सेकंड और बी का थर्ड, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 का थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, अच्छा ये मुझे दिया हुआ है पर फेरेट के साथ फेरिक बन रहा है और फिर फेरस बन रहा है और Fe आयरन बन रहा है, और इसमें मुझे पोटेंशियल दिए गए हैं। इन द अबाउट डायग्राम द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर गिवन इन वोल्ट्स ओवर द एरो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इज, किसकी वैल्यू निकालनी है, स्लाइड में गायब है। अब देखते हैं भाई किसकी वैल्यू निकालनी है। दिया हुआ पेपर में E नॉट FeO4 2 माइनस को कन्वर्ट करना है Fe2+ में, इसमें कन्वर्ट करना है मुझे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। इसको बनाने की ट्रिक हमारे पास है। FeO4 2 माइनस को बदलेंगे सबसे पहले Fe3 में, और Fe3 को बदलेंगे Fe2 में, और फिर Fe4 से एक डायरेक्ट हम लोग रास्ता अप्रोच करेंगे फेरस में जाने के लिए। पहले भी आप लोगों ने डिस्कशन में इस तरह क्वेश्चन देखा है FST में, वही हम लोग आज यूज करेंगे। अब हम लोग ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर जो हमारा फंडा है वो फंडा ये है कि अगर ये हमारा ये वाला एक बार में जाने पर जो पोटेंशियल का चेंज आ रहा है मल्टीप्लाई देयर इलेक्ट्रॉन चेंज, इन दोनों के पोटेंशियल चेंज मल्टीप्लाई देयर इलेक्ट्रॉन चेंज के सम के बराबर होगा। तो कैसे, सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +6 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3, यहाँ +2 आपको दिखाई दे ही रहा है। अब इस +6 से +2 को आप सब्सट्रैक्ट करिए, यानी आ जाएगा 4। अब चाहे डायरेक्ट आप कर लीजिए और चाहे आप ऐसे लिख के करिए। तो ये E नॉट FeO4 2 माइनस ऑब्लिक Fe2+ बन जाएगा। और फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखिए कितना आ रहा है, 3, 6 - 3, और इसका पोटेंशियल निकाल लीजिए FeO4 2 माइनस ऑब्लिक Fe3+, और फिर प्लस ये वाला कर लीजिए। बेसिकली हम लोग इसको डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 से करते हैं। अब क्योंकि हम लोग को अगर वैल्यूज स्टैंडर्ड स्टेट में दी गई है तो डेल्टा G0 इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। अब ये जो डेल्टा G0 है इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 में -NFe आता है। ये भी -NFe, ये भी -NFe। अब -F फेराडे कांस्टेंट करके कॉमन करके इससे काट दिया, तो इन तीनों का माइनस हमने काट दिया, इन तीनों का F काट दिया। N वैल्यू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज होगा और E0 वैल्यू रखनी है। तो अब ये यहां पे हमारा बच गया था, देखो 3 - 2 ये N वैल्यू है, और 3 - 2 N वैल्यू के बाद हम लोग ने E0 किसका किस में चेंज लेना है, +3 का +2 में चेंज लेना है। अब बस सिंपली मुझे वैल्यूज पुटअप करनी है। मुझे निकालना FeO4 2 माइनस से Fe2+ है, ये चीज मुझे निकालनी है। तो ये कितना आया 4, तो 4 E0 मुझे निकालना है। ये कितना आया 3, और इसका वैल्यू देखो Fe4 2 माइनस से Fe3+ का 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट प्लस ये 3 में से 2 गया 1, और Fe3+ का Fe2+ में 0.8 है, तो 0.8। अब ये 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए,
तो मुझे क्या मिल जाएगा 6 + 0.8 अपॉन 4 E0, यही हमारा आंसर होगा, यानी 6.8 अपॉन 4। तो 4 1 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28, तो 1.7। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 60 का। टू स्टेटमेंट फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये बात सही है, फ्रक्टोज के बाद कीटोनिक ग्रुप होता है, बट स्टिल रिड्यूस टॉलरेंस रीजेंट टेस्ट, ये भी बात सही है। जैसे अक्सर हम लोग बात करते हैं कि टॉलरेंस रीजेंट एल्डिहाइड के टेस्ट देते हैं लेकिन कीटोन के टेस्ट नहीं देते हैं, बट ध्यान रखो फ्रक्टोज को छोड़कर ऐसा बोलते हैं, फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप है लेकिन वो टॉलरेंस टेस्ट देता है, क्योंकि जब टॉलरेंस टेस्ट हम लोग कर रहे होते हैं बेसिकली अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में, तो बेसिक कंडीशन में जो फ्रक्टोज का कीटो ग्रुप है वो रीअरेंज होके एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस वजह से वो टेस्ट देता है। तो स्टेटमेंट सेकंड, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी अदर बेस, फ्रक्टोज अंडरगोज रीअरेंजमेंट टू गिव ग्लूकोज। अरे ये तो वही बता दिया जो बताया था, दोनों सही हो गए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही, सेकंड स्टेटमेंट भी सही। ये लोग चेंज कर देते हैं ऊपर नीचे, पहले एक बार फोर्थ था, दोनों स्टेटमेंट सही थे, फिर थर्ड कर दिया, अब सेकंड आ गया। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। इसको भी बड़ा ध्यान से देखे, या ना ये ना सोचे कि हमेशा फोर्थ ही होगा, ऐसा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो 61 का हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। अच्छा, पैलेडियम, इरिडियम, ऑस्मियम। तो देखते हैं फोर्थ पीरियड में जो मेंडलीव के पीरियड टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट थे, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। ऑस्मियम है पीरियड 6 का है, इरिडियम, प्लेटिनम, इरिडियम, ये तो सब तीनों पीरियड 6 के हैं, और पैलेडियम पीरियड 5 का है। तो कौन अलग है? पीरियड 5 वाला अलग है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, पैलेडियम। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, याद करने वाला। हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व, ठीक है, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 900 नैनोमीटर, लेमडा हमको 900 नैनोमीटर दिया गया। विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सूटेबल फॉर दिस, और रेडबर्ग कांस्टेंट हमें दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 10⁻, इससे तो हम लोग को 1009677 याद ही है, 1.09 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स में, और मीटर इनवर्स में करना है तो 10⁷ हो जाएगा। तो H भी दिया गया है, H की तो नीड है नहीं। अब कौन सी सीरीज का है? पाश्चन सीरीज, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज और पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज में थर्ड से स्टार्ट तो होगा लेकिन जाएगा कहाँ? इन्फिनाइट से थर्ड में आ रहा, लाइमन में इन्फिनाइट से फर्स्ट में आ रहा, ठीक है। बामर में इन्फिनाइट से सेकंड में आ रहा, इन्फिनाइट टू थर्ड, इन्फिनाइट टू फर्स्ट, इन्फिनाइट टू सेकंड, और 5 टू थर्ड। तो अब एक एक करके निकालो, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। तो फॉर्मूला लगाइए, 1/λ, पहले वाला ऑप्शन चेक करते हैं। 1/λ r का वैल्यू 10⁵, हाइड्रोजन के लिए Z² 1 होगा, 1/n1², यानी कि थर्ड में आ रहा है तो 3 का स्क्वायर, -1/n
इन्फिनाइट, ये 0 हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट आ गया, फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया। 1/λ 10⁵ और ये 9, 3 3 9। तो अब मेरे पास आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 9/10⁵। तो 9 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। थ्री 3 9 हो गया, और नैनोमीटर में हमको निकालना है। तो ठीक है, तो अब हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, 10⁻, इसको ऐसे लिख लें, 900 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर होता है। तो 900 नैनोमीटर, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। बाकी अगर आपको शौक होगी कोई और ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा तो सब इसी तरीके से निकाल लीजिएगा। तो देखिए लैम्डा 900 आ गया, ये लैम्डा 900 नैनोमीटर मांग रहे थे, तो इससे सॉल्व करके 900 नैनोमीटर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। The incorrect statement pH3 show lower proton affinity than NH3। proton affinity means प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, यानी बेसिक स्ट्रेंथ। और सेम ग्रुप के जो भी हाइड्राइड या जो भी हमारे बेस होते हैं उनमें जितना डोनर एटम छोटा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो अमोनिया का साइज छोटा है, N का साइज छोटा है P से, तो अमोनिया गुड बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा इन कंपैरिजन टू फॉस्फीन। और बेसिक स्ट्रेंथ को ही प्रोटॉन एफिनिटी कहते हैं, क्योंकि बेस भी प्रोटॉन लेता है, और प्रोटॉन एफिनिटी मीन्स प्रोटॉन लविंग। तो ये सही है, लेकिन मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। PF3 एग्जिस्ट करता है लेकिन NF5 नहीं, ये भी सही है, बिकॉज N की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, N के पास वैकेंट D नहीं होता, इसलिए ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता, इसलिए NF5 नहीं हो सकता। यानी कि N के चारों तरफ 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, N के चारों तरफ मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि N सेकेंड पीरियड का मेंबर है, इसके पास ओनली 4 ऑर्बिटल्स हैं, 1 S के और 3 P के, D का है नहीं। NO2 कैन डायमराइज, इसलिए ये बिल्कुल बात सही है। NO2 के N के ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन लोकलाइज रहता है, और जो इसको डायमराइज करने में हेल्पफुल होता है, और ये बहुत जल्दी N2O4 में बदल जाता है, तो ये भी सही है। और SO2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये बात गलत हो गई, क्योंकि SO2 में S की ऑक्सीडेशन स्टेट मिड ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जब ये H2SO4 में ऑक्सीडाइज होता है, यानी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करता है, तो उस समय ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2SO4 में और एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और अगर SO2 सल्फर में या सल्फाइड में रिड्यूस होता है, तो ये उस समय SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो SO2 कैन एक्ट एज ए बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। One mole of the octahedral complex compound CONH3 gives 3 mole of ions। देखिए 3 मोल ऑफ आयंस दे रहा है, इसका सेंस ये है कि जो हमारे ऑप्शंस हैं उनको आयनाइज करने पे 3 आयन बनने चाहिए। तो देखो यहां पर जब इसको आयनाइज करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा और 2 Cl के बनेंगे, तो ये तो 3 आयन बना रहा है। इसमें भी एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, 2 Cl के 3 आयन बना रहा। इसमें एक बड़े वाले ब्रैकेट पे प्लस, एक Cl पे माइनस, 2 आयन बना रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, 0 आयन बनाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। आगे वो मुझसे बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ सेम कॉम्प्लेक्स विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यील्ड 2 मोल ऑफ AgCl, यानी कि
कॉम्प्लेक्स स्पेयर के बाहर 2 Cl होने चाहिए। इसमें भी 2 Cl है, इसमें भी 2 Cl है। अब इन दोनों में कैसे सेलेक्ट करें? तो देखो कोबाल्ट की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 नहीं शो करेगा। यहां पर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 5 दिया, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही लेना होगा। अगर ये हमारे पास होता क्रोमियम या हमारे पास होता मैग्नीज तो ये लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 5 के लिए जा सकते थे। सॉरी, अगर होता जिंक, अगर हमारे पास होता कॉपर तो ये लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जा सकते थे, लेकिन ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा 65 का सही हो गया। Which of the following statement is true with respect to water, ammonia, methane? बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, एक एक करके चलेंगे। सेंट्रल एटम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर sp3 हाइब्रिडाइज, सब बच्चे जानते हैं, सही। वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5 सही, अमोनिया का 107.5 सही, मीथेन का 109.5 सही। डायपोल मोमेंट CH4 में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस बहुत कम है और NH3 में थोड़ा ज़्यादा है, OH में सबसे ज़्यादा है, तो डायपोल मोमेंट बढ़ता जाएगा। बोथ वाटर एंड अमोनिया आर लुईस एसिड, लुईस एसिड तो नहीं होंगे क्योंकि ये लोग के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, लेकिन ये लोग लुईस बेस हो सकते हैं। और CH4 लुईस बेस हो नहीं सकता क्योंकि इसके पास लोन पेयर ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। वाटर एंड अमोनिया लुईस बेस तो हो सकते हैं, लुईस एसिड नहीं हो सकते। और मीथेन लुईस बेस भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज बेसिक, हाँ ये ठीक है। इन दिस सोल्यूशन अमोनिया एंड वाटर एक्ट एज ए लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड, अमोनिया को एसिड बोल दिया और वाटर को बेस बोल दिया, जबकि वाटर एज ए एसिड काम करेगा और अमोनिया एज ए बेस काम करेगा। गलत हो गया। तो पूछा क्या था? पूछा है करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर कौन कौन से होंगे? A, B, C करेक्ट है, D और E गलत है, तो A, B, C यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। (67) एक कन्वर्जन हमको दिया गया है, चलिए कन्वर्जन बनाते हैं। एक नया पेज ले लेते हैं। हमको यहां पे नाइट्रोबेंजीन दिया गया। अब नाइट्रोबेंजीन का हम लोग ने ब्रोमीन से रिएक्शन कराया पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। तो यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और नाइट्रो को की मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए मेटा पोजीशन पे Br2 को भेज देगा। इसके बाद हम लोग ने SnHCl के साथ रिएक्शन की, SnHCl के साथ रिएक्शन की, तो ये नाइट्रो को बना देगा एनिलीन। फिर हमने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया NaNO2 और HCl के साथ, तो ये हमारा बन गया N2 + Cl-। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग बेंजीन में बदलना चाहते हैं। ब्रोमो तो ले आइए भाई, ब्रोमो ना छूट जाए। हम इस ग्रुप को डिसॉल्व करना चाहते हैं, डाइजोनियम को हटाना चाहते हैं, तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम H3PO2 का यूज करें और H3PO3 बना लें, और या फिर हम C2H5OH का यूज करें, एथिल अल्कोहल का। तो ये हमारा ये ग्रुप डिसॉल्व हो जाएगा, ये Br बना रहेगा और ये जो C2H5OH है ये CH3CHO में बदल जाएगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है A और B क्या है क्वेश्चन में, तो आइए देखते हैं। Br2 के साथ ब्रोमो पे आया, SnHCl के साथ NO2 NH2 बदला, NaNO2HCl के साथ ये N2Cl में बदला, C2H5 के साथ N2Cl बदल गया, हमारा रिमूव हो गया, तो ब्रोमो बेंजीन और CH3CHO मिलेगा। तो
तो इसलिए हमारा ये थर्ड ऑप्शन हमको मिल जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमको मिल जाएगा। ये देखिए ये कन्वर्जन था हमारा। फ्रॉम द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCl(4) 2- पैरामैग्नेटिक है और NiCl4 डायामैग्नेटिक है। तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो यहाँ पे सेकंड, यहाँ 0, सेकंड 0, सेकंड गलत, 0 0 गलत। अब ये NiCl(4) सब लोग जानते हैं, इसमें हाइब्रिडेशन sp3 होता है, NiCO(4) में भी sp3 होता है, इवन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बट सारे d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो दोनों ही टेट्राहेड्रल होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। एक में ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, एक में ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और यहां पर दोनों ही हमारे टेट्राहेड्रल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। इस तरह से बच्चों हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 68 तक डिस्कस किया है, और उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। बेटा FST 22 की रिकॉर्डिंग हम लोग देखने जा रहे हैं, सोल्यूशन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 69 से आगे मुझे करना है, तो आइए इसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 69 और ऑनवर्ड दिया गया है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पहला है प्रोपीन सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। ऐसा नहीं होगा बच्चा, क्यों नहीं होगा? अगर प्रोपीन आप बनाओगे तो ये हो गया CH, और यहाँ आपने लगा दिया है C और इससे 2 H लगा दिया, ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलने से रहा, तो ये तो गलत हो गया। ट्रांस आइसोमर्स हैज आइडेंटिकल एटम्स ग्रुप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। ये बिल्कुल अगर सही बात है कि अगर सिमिलर ग्रुप एक साइड में हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिस है, और अपोजिट में हो तो क्या बोलते हैं, ट्रांस है। तो यही बात इन्होंने दे रखा, तो इसका मतलब ये बात तो सही है। फिर कहना है सिस ब्यूटूइन हैज अ हाई डाइपोल मोमेंट देन द ट्रांस ब्यूटूइन। बेटा जो सिस आइसोमर्स होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होगा, ये बिल्कुल बात सही है, ये बात ही सही है। 2-मेथिल ब्यूटूइन सोज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगर 2-मेथिल ब्यूटूइन हम लोग बनाए तो पहले तो ये ब्यूट बना लिया, ब्यूट 2 हो गया। अब 2 पे मेथाइल भी लगा दीजिए आप, तो एक मेथाइल आपने यहां लगा रखा और एक मेथाइल आपने यहां लगा रखा, और दोनों ग्रुप कैसे हो गए, समान। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो करने से रहा, गलत हो गया। ठीक। ट्रांस आइसोमर्स हैज द लोअर मेल्टिंग पॉइंट। नहीं, ट्रांस आइसोमर्स की पैकिंग बेटा बेहतर होती है सिस के तुलना में, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लोअर नहीं बल्कि क्या होता है, हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये बात भी गलत हो गई। तो इन्होंने यही पूछा था कि बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो देखिए क्या क्या इनकरेक्ट आपको मिल गया, A, D और E। तो आंसर बेटा इधर नहीं है स्लाइड में, यहाँ है, फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। बेटा एनसीईआरटी के इस पेज से इंफॉर्मेशन ली गई है, ये पेज के कट आपको यहाँ लगा हुआ है। आइए बेटा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में मैच करवाना है आपको, एक कॉलम फर्स्ट दिया है, एक कॉलम सेकंड दिया है, इनको आपस में मैच करवाना है। ठीक, यहाँ देख लीजिए आयंस दिए गए हैं और इधर आयनिक रेडियाई है। तो अगर आयनिक रेडियाई में हम लोग देखें तो माइनस चार्ज ज्यादा होता तो रेडियाई ज्यादा, प्लस चार्ज ज्यादा तो रेडियाई कम है। यानी पहले वाले को हम लोग अगर मैच करवाएं, बेटा देखो किससे मैच कर गया, इससे। पहले वाला किससे मैच कर गया, 4 से। तो A का 4th होना चाहिए, तो देखिए A का 4th यहाँ भी है, A का 4th यहाँ भी है। ठीक, अब आगे आ जाइए। ये आयनाइजेशन एनर्जी कार्ड है, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कार्बन से, और कार्बन की बोरान से ज्यादा होती है, राइट। तो ये किसका है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कार्ड है। तो देखिए ये किससे मैच कर गया, बी किससे मैच कर गया, फर्स्ट से। तो बी का फर्स्ट यहां भी दिया गया और बी का फर्स्ट यहां भी दिया गया है। अब सी पे आ जाइए। बेटा जी ये अल्कली मेटल है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उसके बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल है, उसके बाद एल्यूमिनियम और फिर बोरान है। तो इसका मतलब यह क्या, मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर आ गया। तो देखिए सी किससे मैच कर गया है, सेकंड से। तो अब देख लीजिए यहाँ तो सी थर्ड है, लेकिन यहाँ सी किससे मैच कर गया, सेकंड से। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया आपका, थर्ड। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। बेटा यहां से क्वेश्चन रिलेट किए गए हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ विटामिन। बेटा हम लोग जानते हैं, फैक्चुअल है, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड को आप क्या बोलते हो, यही तो है आपकी विटामिन सी। तो आपको आंसर कौन सा मिल गया, थर्ड। देखिए विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन,
यहाँ भी लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड से मैच करवाना है। MnBr4 एक कॉम्प्लेक्स के रूप में दे रखा है बेटा, तो Mn का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखे हैं तो क्या होता है D5S2, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 2 आ गया तो D5 है। चूंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग तो होनी नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा sp3, और 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन से तो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, तो ये हो गया sp3n पैरामैग्नेटिक। तो पहले का क्या है 4, ए का 4, इसका मतलब 2 ऑप्शन आपके चले गए, या तो ये हो सकता है और या तो ये हो सकता है। ठीक, आगे आ जाइए। आयरन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है D6S2, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 3 आ जाएगा, यहां से 2 निकाल दिया, यहां से निकाल दिया, बच गया 5। लेकिन चूंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो अंदर तो आप जा नहीं सकते, बाहर ही आप जाओगे, अगर बाहर जाओगे तो हाइब्रिडेशन क्या मिल जाएगा sp3d2, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो बी किससे मैच कर गया सेकंड से, तो बी किससे मैच कर गया सेकंड से, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, आंसर आपका यही मिल गया। क्वेश्चन नंबर 72 का 4th इज राइट आंसर। ठीक, बाकियों को आप मिला लोगे तो मैच कर ही जाएगा, आंसर आपका मिल गया यही। अगला क्वेश्चन आइए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में दिया गया है इफ A2B इज 30% आयोनाइज इन एन एक्वा सोल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड हाफ फैक्टर I। बेटा आयोनाइजेशन के लिए वैल्यू ऑफ बॉन्ड हाफ फैक्टर I क्या होता है 1 + n-1 अल्फा, राइट। अब यहाँ n और अल्फा आप पता कर लीजिए, बाकी इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए n देखा जाए, इन्होंने साल्ट दे रखा A2B, यानी जब इसे आयनाइज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2A+ और साथ में क्या मिल गया B-, तो n की वैल्यू क्या आ गई 3, तो आपको एक चीज पता चल गई n की वैल्यू क्या है 3। क्योंकि 30% आयनाइज हो रहा है, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू लोगे तो क्या आ जाएगा 0.3, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। 1 + n की वैल्यू क्या है 3 माइनस क्या है 1 और मल्टीप्लाइड बाई 0.3 है। चलिए सॉल्व कीजिए, 1 + 3 में से निकल गया क्या बचा 2, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.6, इसको ऐड कर लीजिए तो 1.6 आपको आंसर मिल गया। तो बॉन्ड हाफ फैक्टर इसके लिए क्या आ जाएगा 1.6। आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी की बात हो रही है बेटा, ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्जर्व। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात है, तो आइए जरा ग्राफ एक बार चेक कर लिया जाए। अंडर रूट कंसंट्रेशन है, ये लैम्डा है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इसके लिए ग्राफ बेटा आपको ऐसे मिलता है, पैराबोलिक ग्राफ। ठीक, अब ऑप्शंस को पढ़ के और यहाँ मैच कर लेते हैं। पहला दे रहे हैं अ स्मॉल डिक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आप बताइए अगर आप डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर देंगे तो इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे तो कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक, तो आइए जरा ग्राफ से इस बात को मैच कीजिए, बोल रहे हैं कह रहे हैं स्मॉल डिक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व, थोड़ी सी कमी होगी कब, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन करो। जरा यहाँ आइए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब क्या हुआ कंसंट्रेशन कम करेंगे, और जब आप कंसंट्रेशन कम करेंगे तो ग्राफ देखिए जरा, ये ग्राफ तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा भाई, स्मॉल डिक्रीज नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रहा है रैपिड इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, दूसरे में देखिए अ स्मॉल इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व, स्मॉल नहीं, देखिए अगर आप थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन इधर की तरफ कम करते हुए लेके आ रहे हैं तो ये क्या कर रहा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, स्मॉल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। फिर कह रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस शार्पली विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो इसका मतलब आप कहां जा रहे हो इस डायरेक्शन में जा रहे हो, और जब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो देखिए ग्राफ कहां आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं बल्कि क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है, तो ये भी गलत हो गया। आगे मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस शार्पली विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगी तेजी से ड्रॉप करेगी, यहां देखिए तेजी से ड्रॉप कर जा रही है, तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो गया 4th। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 74 का 4th इज राइट आंसर। यहां देखिए इन्होंने देखा, ये बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ दे रखा है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ दे रखा है। अगला the amphoteric oxide among V2O3, V2O4 and V2O5 upon reaction with the alkali leads to the formation of an oxide anion, the oxidation state of vanadium in the oxide anion। बच्चा हम लोगों ने 1 day 1 क्वेश्चन में भी इस तरह के क्वेश्चन लिए थे, वहां भी हमने आपसे बोला था
कि अगर एम्फोटरिक एलिमेंट का कोई ऑक्साइड रिएक्शन करता है अल्कली से या एसिड से तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनमें देखा जाए कि एम्फोटरिक इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है, तो बेटा V2O5 कैसा होता है, एम्फोटरिक नेचर का होता है। V2O5 में वैंडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 5। तो V2O5 चाहे एसिड से रिएक्शन करे चाहे बेस से रिएक्शन करे, इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज होगा नहीं प्रोडक्ट जब बनेगा। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो 75 का फिफ्थ आंसर इज राइट आंसर। ठीक, आ जाइए 76 पे। यहां बेटा लिस्ट मैच करवानी, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकेंड। सेकेराइड्स दे रखे हैं, डाइसेकेराइड्स, ठीक, और लिंकेज दे रखी है। तो इसमें बेटा बताने के लिए कुछ नहीं है, ये आपका रट्टाफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है, रटा होना चाहिए। इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है कि सुक्रोज में कौन सी लिंकेज होती है, माल्टोज में कौन सी लिंकेज होती है, लैक्टोज में कौन, एमाइलोपेक्टिन में कौन सी लिंकेज होती है। तो ये आपके रटने वाली चीजें, इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है। यहां दे भी रखा है आगे, द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम बिलो व्हेन ट्रीटेड विद हॉट KMnO4 गिव्स द बेंजोइक एसिड। अब सबसे पहले इस बात को समझिए कौन कौन से बेंजोइक एसिड देंगे और कैसे देंगे। हमारी ये बेंजीन रिंग है, इससे ये कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन है। अगर इस पे एक भी हाइड्रोजन है, अगर इस कार्बन से एक भी हाइड्रोजन है और इसकी हम लोग रिएक्शन करवा देंगे KMnO4 के साथ, तो और क्या लगा है इससे कोई मतलब नहीं है, आपको यहां क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड। आपको ये ध्यान रखना है, यानी अगर एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड। अब आइए तलाश लीजिए किस में है, सीधे आंसर आपको मिल जाएगा। यहां देखिए इस बेंजीन रिंग से एक कार्बन है और इस पे एक क्यों, तीन तीन है, तो इसका मतलब ये तो दे ही देगा। इस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ एक कार्बन है और इस पे है हाइड्रोजन या नहीं है, तो इसका मतलब ये भी दे देगा। इसको देखिए, इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ एक कार्बन और इसकी दो ही बैलेंस इधर दिख रही है, इसका मतलब एक बैलेंस पे तो हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये भी बेंजोइक एसिड दे देगा। यहां देखो चारों बैलेंस इसकी सेटिस्फाई हो गई, यानी एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये नहीं देगा। यहां आ जाइए, इस पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन है या नहीं है, दो दो है भाई, तो इसका मतलब ये भी दे देगा। ठीक, यहां है नहीं है, ये नहीं देगा। ये दे देगा या नहीं, बिल्कुल दे देगा। ये दे तो देगा, यहां है, यहां आपको COOH लिख जाएगा, यहां COOH लग जाएगा, लेकिन बेटा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बेंजोइक एसिड चाहिए, तो ये बेंजोइक एसिड थोड़ी बनेगा ना, तो इसका मतलब ये भी नहीं देगा। तो अब देख लीजिए कितने दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो इनमें से कौन कौन है जो KMnO4 के साथ बेंजोइक एसिड दे देंगे, तो आंसर क्या है, 5 कंपाउंड दे देंगे, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 77 का फोर्थ इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज लेवल्ड एज 75% बाय मास, द वॉल्यूम इन ml, ये पता करना है इसका मतलब आपको, ऑफ द सॉल्यूट विथ विच कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ द नाइट्रिक एसिड। तो पहले जो 75% आपकी नाइट्रिक एसिड दी गई है ना, इसकी हम लोग मोलरिटी निकाल लेते हैं। ठीक, मोलरिटी कैसे निकलेगी भाई, मोलरिटी बराबर है जो वेट बाय वेट आपको कंसंट्रेशन दे रखा है W/W, ये वैल्यू दे रखी है 75%, ये लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाई, मोलरिटी निकालनी है हम लोग, मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी जो दी है बेटा वो ले लिया 10 एंड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूट या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो नाइट्रिक एसिड क्या हो जाएगा 63, ये आपको क्या निकल गई, मोलरिटी, राइट। अब मोलरिटी निकालने के लिए इसको अगर इक्वेट करना हो तो एक फार्मूला आप जानते हो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो इसी को आप इक्वेट कर सकते हो किससे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाई 1000 और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन ml। अब आप देख लीजिए इस फार्मूले में इसे वैल्यू पुट करनी है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। सबसे पहले कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज लेवल्ड एज 75%, यानी आपको वेट बाई वेट ये वैल्यू दे दी गई है क्या, 75। ठीक, अगला बोल रहे हैं क्या, डेंसिटी, यहां देखिए गिवन डेंसिटी ऑफ द नाइट्रिक एसिड इज 1.25, यानी ये वैल्यू आपको दे दी गई है 1.25, 10 है। मॉलिक्यूलर मास यहां आ गया, इधर आ जाइए, बोल क्या रहे हैं कि कितने का निकालना, 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड का निकालना, कि कितने ml में 30 ग्राम आएगा, इसका मतलब ये आपको दे दिया गया है कितना, 30। मोलर मास इसका 63 होता ही होता है, और अननोन एक ही चीज बच गई बेटा, इस फार्मूले को आप सॉल्व कर लेना और अल्टीमेटली V in ml आपको पता चल जाएगा और आंसर आपको कितना मिल जाएगा, 32। ठीक, यानी फार्मूले में सारी वैल्यूज दी गई हैं, सिर्फ आपको V in ml निकालना है। अगला क्वेश्चन,
द सक्सेसिव 5 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, ये दी गई हैं और आपको बताना है बाय यूजिंग द अबव वैल्यूज प्रेडिक्ट द ग्रुप इन विच द अबव एलिमेंट इज प्रेजेंट। सबसे पहले देखिए पहले और दूसरे की अगर बात करें तो 8 3 24 करीब करीब 3 गुने का अंतर है। कलर चेंज कर दें, दिखेगा ही नहीं आपको। ठीक, दूसरे में आइए, अगर आप यहां से यहां आओगे तो 2 गुना भी नहीं है, करीब करीब 1.5 गुना है, या चलो ठीक है 1.5 टाइम्स है। बेटा जब आप यहां से देखो 3658 है और ये 25,000 है, तो करीब करीब 8 से 9 गुने का अंतर है, राइट। और अगले में आओगे तो ये 25,000 ये 32,000, यानी डबल का भी अंतर नहीं है, यहां भी वही अंतर है 1.5 के आसपास। अब आप ये तलाश लो कि सबसे ज्यादा अंतर कहां मिला, तो सबसे ज्यादा अंतर आपको यहां मिल रहा है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह इलेक्ट्रॉन नोबल गैस से निकल रहा होगा। तो इसके पहले कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3। अगर इसके पहले 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यही इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है, यही इसका ग्रुप नंबर हो जाता है। तो इसका ग्रुप नंबर 3 हो जाएगा मेंडलीव्स के अकॉर्डिंग, ओल्ड के अकॉर्डिंग, या मॉडर्न पीआई टेबल के अकॉर्डिंग इसका ग्रुप नंबर क्या होना चाहिए, 13। तो आंसर क्या हो गया, सेकंड, बिगेस्ट रीजन बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी। अगला क्वेश्चन, व्हेन एथेन 1,2 diamine is added progressively to an aqueous solution of the nickel second chloride, the sequence of the color change observed will be। बेटा ये एनसीईआरटी ने एक टेबल दे रखी है जहां उसने टेस्ट ट्यूब बना बना करके ये चीजें लिख रखी है, राइट, वहां से लिया गया क्वेश्चन है। अगर आप इसे देखोगे एनसीईआरटी का पेज नंबर 134 है, बड़े ब्यूटीफुली एनसीईआरटी ने वहां दिखा रखा है ना। इसको में कलर निकालने का कोई आपका तरीका नहीं, डिट्टो एनसीईआरटी की कट पेज है, एनसीईआरटी ने आधा पेज इस पे कंटेंट बना रखा है पेज नंबर 134 पे, ठीक है, वहां आप देख लीजिएगा। आंसर इसका क्या है, पहले ग्रीन होता है, यानी जब केवल वाटर होता है तो ग्रीन होता है, जब एक ईयन आ जाता है तो पेल ब्लू हो जाता है, जब 2 ईयन आ जाते हैं तो ब्लू हो जाता है, और जब 3 ईयन आ जाते हैं तो कलर कैसा हो जाता है, वायलेट। ठीक, एनसीईआरटी ने बना के वहां दे रखा है। नहीं, ये पेज नहीं है बेटा। चलिए अगला, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए देखा जाए, दिस एंड दिस आर द एक्टिवेटिंग ग्रुप। यहां देखिए लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, तो ये दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। कह रहे हैं दिस एंड दिस आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। बच्चा ये तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, लेकिन यहां लोन पेयर है तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होगा, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। कह रहे हैं Cn माइनस एंड SO3H आर द मेटा डायरेक्टिंग, बिल्कुल सही बात है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये बात भी सही है। एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्ट एज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक, हाइलाइट्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप ना, हाइलाइट्स एक्टिवेटिंग नहीं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ये अलग बात है कि होते क्या है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से लिए जाते हैं। ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। अब तलाश लो भैया क्या क्या सही होगा, ए सही है, सी सही है और डी सही है, ए सी डी ओनली। तो आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, ए सी एंड डी ओनली, ये 3 चीजें सही हैं। अगर अच्छा यहां एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप दे रखा है, अच्छा इसे मैच करवाना बेटा, कौन किससे मैच कर रहा है ये देखना है। रिएजेंट्स दिए गए हैं, प्रोडक्ट दिया गया है, और आपको उसे देख करके मैच करवाना कि कौन किससे मैच कर जा रहा है। ठीक है, पहला देखिए, आप साइनाइड है और साइनाइड को देखो RCHO, किसी साइड में सही, उस साइड में सही दिख रहा होगा, RCHO एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हो। साइनाइड को अगर एल्डिहाइड में आपको कन्वर्ट करना है तो कौन सी रिएक्शन इस्तेमाल करते हो, यहाँ स्टीफेंस रिएक्शन, जो रिएजेंट दिया गया उसके अकॉर्डिंग कौन सी रिएक्शन हो गई, स्टीफेंस रिएक्शन। ए का क्या चाहिए, 4, अच्छा ए का 4 एक ही ऑप्शन में ही है, बाकी आपके जाने की जरूरत भी नहीं। ठीक, बी में देख लीजिए, आप क्या करो, देखो COCl है, COCl को कहां लेके जा रहे हो, CHO में, एल्डिहाइड में चले जा रहे हो। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन करवा रहे होगे, रोजरमून रिएक्शन है, रोजरमून रिडक्शन है। ठीक, तीसरे में देखिए यहां मिथाइल ग्रुप लगा और किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, CHO में। ठीक, यह कौन सी रिएक्शन करवा रहे हो, एटार्ड रिएक्शन है। और चौथा फिर एक ही बची है, गटरमान कॉच रिएक्शन। तो ये तो बेटा इधर रिएक्टेंट थे, इधर आपका प्रोडक्ट है, और बीच में जो इन्होंने रिएजेंट दे रखा उस भी आपको मैच करवाना था कि कौन नेम रिएक्शन से मैच कर रही है रिएक्शन। आगे, फॉर द रिएक्शन H2 + I2 यह बराबर, अरे भाई चलो अच्छा ये मान लेते हैं इसे 2HI है। अब आपको इस ग्राफ को देखना और बताना इस रिएक्शन के लिए कौन सा रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सही बात है। ठीक, आइए चेक कर लेते हैं। आप बताइए, H2 है, I2 है और 2HI बन रहा है।
जैसे जैसे समय बीतेगा H2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम, I2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम, और HI का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। आइए पहले ग्राफ में देखिए, ये बेटा H2 का कंसंट्रेशन देखो कम हो रहा है, लेकिन I2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये संभव ही नहीं है। ये थोड़ी ना होगा कि H2 का कंसंट्रेशन कम हो जाए तो I2 बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरे वाले में देखिए, H2 का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, I2 का कंसंट्रेशन कम हो रहा है और HI का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तीसरे में देख लीजिए, I2 का तो कंसंट्रेशन कम हो रहा है लेकिन H2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये नहीं हो सकता। और चौथे में देखिए सब बढ़ रहे हैं, यानी HI भी बढ़ रहा है, I2 भी बढ़ रहा और H2 भी बढ़ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, रिएक्टेंट भी बढ़ रहा, प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा मिल गया आपको, सेकंड, यानी इस इक्विलिब्रियम के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था कौन सा सही है, सेकंड, यहां दिखा रखा है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सिंग ऑफ 1 मोलर बेस एंड 1 मोलर एसिड, एक एक मोल लिया भैया, लीड टू द लार्जेस्ट इंक्रीज इन द टेम्परेचर। यहां देखिए एसिड बेस ले रहे हो, इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हो। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जितना इक्विवेलेंट, जितना ज्यादा इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होता जाएगा, निकलने वाली हीट उतनी ज्यादा होगी। तो आपको सिर्फ ये चेक कर लेना कि किस केस में मिली इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होने वाले ज्यादा से ज्यादा हैं, उस केस में निकलने वाली एनर्जी ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। चलिए यहाँ आइए, HCl है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और मोलर 1 दिया ही है, 1 मोल। यहाँ भी NaOH एन की वैल्यू क्या हो गई, 1, और M दे ही रखा है, तो इसका मतलब इसके 30 मिली इक्विवेलेंट और इसके 30 मिली इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट समाप्त भी हो जाएंगे। दूसरे में आ जाइए, यहाँ 30 ml लिया लेकिन वीक एसिड ले रखा है। अब आप बताइए, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक तो है, हीट तो निकलेगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में निकलने वाली हीट ज्यादा, और वीक एसिड वीक बेस के केस में निकलने वाली हीट कम, या कोई एक वीक हो गया तो हीट क्या हो जाएगी, कम। अगर हीट ही कम निकलेगी तो जो सोल्यूशन होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, कम बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ आपने बेटा एक वीक ले रखा है, ठीक, और दूसरा देखो मिली इक्विवेलेंट भी निकालोगे 30 से आएगा, तो इसका मतलब इसका तो ज्यादा होगा ही नहीं, कम ही होना है। यहाँ जाइए, आपने 50 ml HCl ले रखा है लेकिन 20 ml NaOH लिया, तो इसका मतलब क्या है, 20 ही मिली इक्विवेलेंट तो HCl के समाप्त होंगे, बाकी तो बचे रह जाएंगे। तो यहाँ जो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है कितने का हो रहा है, सिर्फ 20 मिली इक्विवेलेंट का हो रहा है, और जबकि पहले में कितने का, 30 का। तो इसका मतलब यहाँ हीट निकलेगी तो, लेकिन पहले वाले की तुलना में क्या निकलेगी, कम निकलेगी। लास्ट में आइए, 45 ml वीक आपने ले लिया तो ये तो ऐसे ही खराब हो गया आपका, और यहाँ भी 25 ml लिया तो मिली इक्विवेलेंट भी पहले वाले ज्यादा नहीं है, और दूसरा एक वीक ले लिया है, तो सबसे ज्यादा हीट किसमें निकलेगी, फर्स्ट वाले में, यानी सोल्यूशन का सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसमें बढ़ेगा, फर्स्ट वाले में। तो राइट आंसर 84 का क्या हो गया, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, और इन दोनों स्टेटमेंट को देख के आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक। यहां देखिए T बराबर है 0.693 डिवाइडेड बाई K। यहां बोल क्या रहे हैं बेटा कि जब आप ये देखिए कंसंट्रेशन इधर बढ़ता चला जा रहा है, टी हाफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जरा बताओ, जब आप टी हाफ की बात आप कर रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने लिख रखा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे कंसंट्रेशन का कहीं इस इक्वेशन में कहीं कंसंट्रेशन टर्म है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ बिल्कुल सही है। अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, यहाँ देखिए लिखा हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपने जो कंसंट्रेशन ले रखा है रिएक्टेंट का, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है टी हाफ पे, ठीक। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट में अगर बेटा हम लोग देखें तो हम लोग क्या बोलते हैं कि KT बराबर है 2.303 log R0 अपॉन R, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन एंड अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक। और यहाँ ग्राफ किस में दे रखा है, हमको क्या चाहिए, इधर y में क्या चाहिए, इसको अगर हम पलट दें, इसको इस पोर्शन को लेफ्ट में ले आ दें, इसे राइट में ले आ दें, ठीक। लेकिन यहाँ जो ग्राफ दे रखा है, यहाँ जरा ध्यान दीजिए, क्या दे रखा है इन्होंने, किसके बीच ग्राफ ले रखा है इन्होंने, ये बोल रहे हैं R अपॉन R0, ठीक। अगर इसे हम पलट के इधर ले भी आए तब भी हमको क्या मिल रहा है, लॉग R0 अपॉन R, और यहाँ क्या दे रखा, R अपॉन R0। अगर यही R अपॉन R0 ना हो करके इन्होंने लिखा होता लॉग R0 अपॉन R, तो फिर ये ग्राफ बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन इन्होंने क्या दिया, लॉग R अपॉन R0, और जबकि आपके फार्मूले में क्या R0 अपॉन R, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया फिर। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है।
स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, फोर्थ इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन द टर्म ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या सीएफएससी की बात करते हैं तो फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, चिलेशन पे डिपेंड करता है, मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, कई फैक्टर्स होते हैं। तो आइए एक एक करके चेक कर लिया जाए। सबसे पहले एक बार सबको व्यू कर लीजिए तो लग जाएगा अमोनिया है, अमोनिया है, ईएन है, अमोनिया। इसका मतलब क्या हुआ, एक चिलेटिंग लिगेंड मिल गया ईएन, तो सबसे टॉप पे कौन होना चाहिए, ईएन। अब देखो सबसे टॉप ईएन कहाँ कहाँ है, एक यहाँ ईएन सबसे टॉप पे है, एक यहाँ ईएन सबसे टॉप पे है। इसका मतलब आपका आंसर सेकंड और थर्ड में से कोई एक आंसर आपका हो सकता है, सेकंड और थर्ड में से कोई एक आंसर आपका हो सकता है। ठीक, आगे आ जाइए। तो पहले को तो हटा ही दीजिए, कंफ्यूजन क्यों पाले। अब अगर ईएन सबसे टॉप पे आ गया, उसके बाद देखिए क्या क्या दे रखा है, अमोनिया यहाँ भी है, सब में अमोनिया है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोग निकालें इस वाले का, थर्ड वाले में, तो ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का क्या आ जाएगा, +2। यहाँ कोबाल्ट का क्या आ जाएगा, +3। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यानी +2 वाले का +3 वाले से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसका मतलब थर्ड नहीं हुआ। अब देखो सेकंड बचा, यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसमें +3 और इसमें क्या है, +2, तो ये +3 वाले का +2 से ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक, और इसके बाद देखिए यहाँ जाके आपको ये क्या मिल गया, 4। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाओगे, और अगर आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहे हो तो ऑक्टाहेड्रल का सीएफएससी हमेशा टेट्राहेड्रल से क्या होती है, ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है सीएफएससी, स्क्वायर प्लेनर की। इसके बाद किसकी हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल की, और सबसे कम किसकी हो जाती है, टेट्राहेड्रल की। तो इसका राइट आंसर कौन सा मिल गया, सेकंड। अगला क्वेश्चन, मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन बोथ अ न्यूट्रल सैंपल ऑफ वाटर एंड ए सिंथेटिक सैंपल ऑफ वाटर। भैया पानी कहीं से भी आप लो, चाहे आप लैब में बनाओ और चाहे किसी नेचुरल सोर्स से लेके आओ, तो कहीं से भी पानी लोगे तो आपको मास रेशियो मिलेगा क्या, 2:16 यानी 1/80 तो मिलेगा। और ये चेंज तो होना नहीं है, किसी भी सोर्स से पानी मिल रहा हो आपको, राइट। और अगर ये चेंज नहीं होना है तो पूछ रहे हैं कि बताइए किस लॉ को, एक किस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ये बात सही है कि चेंज नहीं होगा। तो बेटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यह प्रोपोर्शन चेंज नहीं होगा, सोर्स कोई भी आप ले लो। ठीक, तो ये किस लॉ के अकॉर्डिंग ये बात सही है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगला क्वेश्चन, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मिलाना है, बॉन्ड ऑफ फैक्टर से मैच करना, और कहीं अल्फा अल्फा का कोई जिक्र है नहीं, तो इसका मतलब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान के कंप्लीट आयनाइजेशन की बात कर लें जिसमें संभव है। ठीक, तो चलिए भाई NaCl है, कितने आयंस मिल जाएंगे, 2। तो पहला किससे मैच कर गया, 4 से। दूसरा बच्चा यूरिया है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज तो करेगा नहीं, तो क्या हो गया, 1 से मैच कर गया। यहां देखिए सल्फेट के 3 हैं और एल्यूमिनियम के 2 हैं, यानी किससे मैच कर गया, 5 से। और MgCl2 2 Cl और 1 Mg का आयन मिल जाएगा, तो ये किससे मैच कर गया, 3 से। तो देखिए आंसर किससे मैच कर रहा भाई, A का 4, A का 4 यहां और यहां नहीं है, इसका मतलब किसमें, फर्स्ट और थर्ड में। B का फर्स्ट आंसर आपको मिल गया भैया, कौन सा राइट आंसर है, थर्ड। 88 का थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, कहा नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। बच्चा जो ऑर्बिट नंबर होता है स्टेशनरी वेव का नंबर ऑर्बिट नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां कुछ आपको करना नहीं है। कौन से ऑर्बिट की बात कर रही है, थर्ड ऑर्बिट की बात कर रही है, तो इसका मतलब थर्ड ऑर्बिट में जो वेव बनेगी वो कितनी होंगी, 3 होंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। 89 का फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द पेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द इक्वल मोल्स ऑफ 2 वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, 2 मिलाया और इक्वल मोल मिलाया है, तो अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालें, मान लीजिए XA और XB की बात कर रहे हैं और मोल फ्रैक्शन निकाला हो, तो आप कह रहे हो इसका भी 1 मोल इसका भी मोल है, तो जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। किसी का मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक, आगे फिर एक आ रहे हैं 2 वोलेटाइल, और इनके लिए देखिए प्रेशर दे रखा है, तो बच्चा कुछ नहीं, सीधे सीधे एक फार्मूले का इस्तेमाल कर लेना है। PS बराबर है P0 मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P0 मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ B। वैल्यू पुट कर दीजिए। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल मोल्स ऑफ दिस एंड दिस। P बराबर हो गया, A का क्या दे रखा है भाई, 200 टार मल्टीप्लाइड मोल फ्रैक्शन क्या है इसका, हाफ, प्लस B का क्या दे रखा है, 240, मोल फ्रैक्शन इसका क्या है,
हाफ, सॉल्व कर लीजिए। ये क्या आ जाएगा 100 और एक क्या आ जाएगा 120, 120 100 जोड़ दीजिए भैया, क्या आ गया 220, 220 टॉर। आंसर फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए बच्चा, आई होप पेपर आपका अच्छा हुआ होगा और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हम लोग फिर अगले सेशन किसी यूट्यूब सेशन में मुलाकात होगी हम लोग की। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।